हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बेटे का सौदा। जयश्री को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके मम्मी पापा उसके ससुराल आ धमके। लगभग धमकी भरे लहजे में अपने दामाद प्रशांत से बोले, राजन मेरे पास रहेगा। क्यों आपके पास रहेगा? उसका बाप जिंदा है। प्रशांत ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। उसकी परवरिश करना तुम्हारे बस में नहीं। वो बोले, बड़े होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये हमारा निजी मामला है। निजी कैसे हो गया? राजन मेरी बेटी का पुत्र है। उसकी उम्र अभी मात्र 6 महीने है। तुम नौकरी करोगे या बेटा पालोगे? प्रशांत के ससुर रामानंद बोले। आशा दीदी के हाथों वो सुरक्षित है। प्रशांत ने सफाई दी। तो भी ये बच्चा तुम्हें मुझे देना ही होगा। रामानंद देना शब्द पर जोर देकर बोले। रवि तू अंदर जा बच्चे को लेकर। रवि उनका इकलौता बेटा था। भले ही उम्र के 40वें पायदान पर था, तथापि स्वभाव से उद्दंडता गई नहीं थी। आशा दौड़कर कमरे में गई और राजन को सीने से लगाकर शोर मचाने लगी। प्रशांत ने भरसक प्रतिरोध किया, लेकिन रवि ने उसे झटक दिया। रवि की उद्दंडता से नाराज प्रशांत रवि को थप्पड़ मारने जा ही रहा था कि रामानंद बीच में आ गए। तब तक आस पड़ोस में भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ के भय से रामानंद ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उस रोज तो वो खाली हाथ लौट गए, जिसका उन्हें मलाल था। प्रसंगवश ये बता देना आवश्यक है कि प्रशांत और जयश्री का अतीत क्या था। प्रशांत की जयश्री से शादी हुए 16 साल हो चुके थे। इन सालों में जब जयश्री गर्भवती नहीं हुई तो उन दोनों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। इस तरह जयश्री की गोद भर गई। जब तक जयश्री मां न बन सकी तब तक प्रशांत ने उसे सरकारी नौकरी में जाने की पूरी छूट दे रखी थी। इसी का परिणाम था कि वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। नौकरी मिलते ही जयश्री के माँ बाप, भाई बहन सब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। जयश्री का भी मायका मोह अब भी नहीं छूटा था। कहने के लिए वो प्रशांत की बीवी थी, पर राय मशवरा वो मायके से ही लेती। एक दिन रामानंद जयश्री से बोले, बेटी तुम्हारे पास रुपयों की कमी नहीं रही, तुम दोनों सरकारी नौकरी में हो। जयश्री चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वो आगे बोले, तुम्हारी छोटी बहन लता जमीन खरीदना चाहती है, हो सके तो उसकी मदद कर दो। रामानंद व उनकी बीवी दोनों ही बड़े चापलूस और मक्कार किस्म के थे। उनका बेटा रवि भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता। शादी के बाद भी वो लोग जयश्री पर छाए रहे। जयश्री कभी भी पूर्णतया ससुराल की होकर नहीं रह पाई थी। छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने मम्मी पापा और भाई रवि पर निर्भर रहती। उनकी राय के बिना तो एक कदम भी नहीं बढ़ाती। यहाँ तक कि लता को 2 लाख रुपए उसने चोरी से लोन लेकर दे दिए। ये बात प्रशांत तक को पता नहीं थी। लोन के पैसे उसके वेतन से कटते। जयश्री ने अपने सारे गहने भी मायके में रख छोड़े थे। प्रशांत ने आपत्ति की तो उसने ये कहकर उन्हें शांत कर दिया कि वहाँ लॉकर में सुरक्षित है। माँ बाप कहीं बेटी का हक थोड़े ही मारते हैं। इसके पीछे उसे डर अपनी बड़ी ननद आशा को लेकर था। वो अक्सर आती रहती। प्रशांत उनसे कुछ ज़्यादा ही घुला मिला था। आशा की जयश्री से कभी नहीं पटी। आशा सोचती कि प्रशांत के माँ बाप नहीं रहे, इसीलिए उसने उसकी शादी का जिम्मा लिया, तो प्रशांत की तरह जयश्री भी उससे दब कर रहे। जयश्री सोचती, आशा प्रशांत की बहन है, वो चाहे उससे जैसे भी पेश आए, मैं क्यों उनके तलवे चाटूं। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में हमेशा तनातनी रहती। जयश्री को अपने मायके से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। जयश्री की इसी कमजोरी का फायदा उसके माँ बाप, भाई बहनों ने उठाया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे रुपए ऐंठते रहते। उस दोपहर अचानक जयश्री की तबीयत बिगड़ी। प्रशांत ने नज़दीक के एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया। 2 दिन इलाज चला। तीसरे दिन अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, परंतु उसे बचा नहीं सके। जयश्री की मृत्यु की खबर सुनकर उसके मायके के लोग भागे भागे आए। आते ही प्रशांत को कोसने लगे, तुमने मेरी बेटी का ठीक से इलाज नहीं करवाया। गनीमत थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में मरी। अगर घर में मरती तो निश्चय ही वो कोई ना कोई आरोप लगाकर प्रशांत को जेल ही भिजवा देते। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? वो मेरी पत्नी थी,
मैं भला उसके इलाज में कोताही क्यों बरतूंगा? प्रशांत बोला। बरतोगे? व्यंग के भाव उनके चेहरे पर तिर गए। 16 साल के वैवाहिक जीवन में वो एक दिन भी खुश नहीं रही। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहूँगा? तुम्हें फिट आते थे? क्या तुमने शादी के पहले इसका जिक्र किया था? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? प्रशांत बात टालने की नीयत से बोला। इसीलिए कह रहा हूं, अगर फायदा होता तो नहीं उखाड़ता। दोष तो आपकी बेटी में भी था। दोष? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 16 साल इलाज किया, लाखों रुपए खर्च किए, हुआ क्या? तब भी वो मां नहीं बन सकी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बच्चेदानी में टीबी थी, जो शादी के पहले से थी। अगर समय रहते आप लोगों ने उसकी समुचित चिकित्सा की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। बेकार की बातें बंद करो। रामानंद का स्वर किंचित तेज था। जो भी खामी आई वो सब तुम्हारे माहौल का दोष है। मेरे यहाँ तो भली चंगी थी। झूठ मत बोलिए। आप 5 बेटियों के पिता हैं। आप भला क्यों इलाज कराएंगे? आप तो चाहेंगे कि वो मर मर आ जाए तो अच्छा है। प्रशांत की बात उन्हें कड़वी लगी, तथापि संयत रहे। जबान को लगाम दीजिए जीजाजी। रवि उखड़ा। सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। तब आपने उस सच को उजागर क्यों नहीं किया? कौन सा सच? आपके फिट आने का। रवि बोला। फिट कोई लाइलाज बीमारी नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे बीमारी से कोई शिकायत नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, बिना किसी मदद के अपने ऑफिस जाता हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह पाता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हूँ। और क्या चाहिए एक पुरुष से? मेरी बहन हमेशा आपकी बीमारी को लेकर चिंतित रहती थी, इसी ने उसकी जान ली। रवि बोला। और शादी के 16 साल बाप ना बनने की चिंता जो मुझे हुई, क्या उस चिंता ने मुझे चैन से जीने दिया? आपके पिता ने एक पुत्र के लिए 5 बेटियां जनी। मुझे तो सिर्फ एक पुत्री की आस थी, वो भी जयश्री के बीमारी के चलते पूरी नहीं हो सकी। हार कर मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी का ही सहारा लेना पड़ा। अब प्रशांत भावुक हो उठा। जैसे भी हो, आप बाप तो बन गए ना? रवि बोला। इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? रामानंद का स्वर सुनकर प्रशांत अपनी सोच से बाहर आ गया। सोचना क्या है, बच्चा मेरे पास रहेगा। कुछ सोचकर रामानंद बोले। ठीक है, तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि बीच बीच में मैं इसे देखने आता रहूँगा, फ़ोन से भी इसकी खबर लेता रहूँगा। अगर इसकी परवरिश में लापरवाही हुई तो बच्चा तुम्हें देना पड़ेगा। वो अपनी बात पर थोड़ा जोर देकर बोले। प्रशांत को ये नागवार लगा। उस रोज़ तो सब चले गए। 13वीं के रोज़ जब आए तो वही बात दोहराई। बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारे बस में संभालना संभव नहीं, प्रशांत की सास बोली। मम्मी जी, आप बार बार बच्चा लेने की बात क्यों करती हैं? बच्चा मेरा है, मैं उसकी बेहतर परवरिश कर सकता हूँ। किसके भरोसे? अभी तो आशा दीदी हैं, बात का बाद में देखा जाएगा। आशा दीदी क्या पालेंगी? बांझ को बच्चा पालने का क्या अनुभव? प्रशांत की सास मुंह बनाकर बोली। प्रशांत चाहता तो उन्हें धक्के मारकर निकाल सकता था, पर चुप रहा। अब हर दूसरे दिन कभी रवि तो कभी रामानंद का फ़ोन बच्चे के हालचाल के लिए आता। फ़ोन पर अक्सर वो बच्चे की आड़ में अनाप शनाप बकते। मसलन, कहाँ थी अब तक, कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, बच्चा नहीं संभलता तो हमें दे दीजिए। रवि तीखे स्वर में आशा से कहता। आशा लाख कहती कि उसने फ़ोन उठाने में देरी नहीं की, फिर भी रवि उसे अनाप शनाप बोलता। उसकी हरकतों से आजिज आकर प्रशांत ने वकील से सलाह ली। देखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक बच्चे पर हक नाना नानी का ही बनता है। आपके माँ बाप हैं नहीं। वकील ने कानूनी पक्ष सामने रखा। तो क्या किया जाए? अति शीघ्र शादी। तब तक उनसे कोई बैर मोल मत लीजिए। जितनी सहूलियत से बोल बतिया सकते हैं बतियाइए, वरना क्या, कानूनन वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी ले सकते हैं, जब तक आपकी शादी नहीं कर लेते। प्रशांत को सारा माजरा अब समझ में आया कि वो लोग क्यों इतने ताव से बात करते हैं। जयश्री के मरने के 1 महीने के अंदर ही, जब उन सब ने बच्चा उठाने की नीयत से उसके घर पर धावा बोला था, तब भी इसी कानून का सुरक्षा कवच उनके पास था। वो तो मोहल्ले वालों के भय से वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, वरना उस रोज़ के 1 हफ्ते बाद सब कुछ शांत था। प्रशांत के लिए जोर शोर से लड़की देखे जाने लगी। विवाह की बात थी। हड़बड़ी दिखाना, वो भी 6 महीने के एक बच्चे की परवरिश के लिए, किसी को भी ब्याह कर ले आना उचित नहीं था। प्रशांत खूब सोच समझ कर किसी लड़की से शादी करना चाहता था,
ताकि बच्चे को लेकर कोई टकराव की स्थिति न बने। इधर रामानंद ने जो सोचा था वो ना हो पाने के कारण बेचैन वो थे। वो चाहते थे कि किसी तरह बच्चा उनके पास आ जाए ताकि प्रशांत को वो उंगलियों पर नचा सके। उंगलियों पर नचाने का भी उनका अपना मकसद था। जब तक जयश्री जिंदा थी अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा मायके पर खर्च करती थी। अब एकाएक वो चली गई तो वो स्रोत बंद हो गया। लालची किस्म के रामानंद को ये बात सीने पर नश्तर की तरह चुभती। वो बच्चे के बहाने प्रशांत से और भी कुछ ऐंठना चाहते थे, जैसे पीएफ व बीमे के रुपए जिन्हें वो अपनी बेटी का मानते थे। प्रशांत उनकी बदनीयती से कुछ कुछ वाकिफ हो चुका था। जयश्री के मरने के बाद जब प्रशांत उसके ऑफिस बकाया पीएफ व बीमे के लिए गया तो पता चला कि 2 लाख रुपए का उस पर कर्जा है जो उसके वेतन से कटता है। अब सरकार तो छोड़ेगी नहीं, जो भी फंड जयश्री के नाम होगा उसी से भरपाई करेगी। उस समय प्रशांत को भान हो गया था कि जयश्री के माँ बाप किस प्रवृत्ति के हैं और उससे क्या चाहते हैं। बच्चे से प्रेम महज बहाना था। जिसे अपनी बेटी से ही प्रेम नहीं, वो भला अपनी बेटी के पुत्र से स्नेह क्यों रखने लगा। एक रोज रवि सपत्नी आया। पापा ने राजन को देखने के लिए लखनऊ बुलाया है। इतने छोटे से बच्चे को कौन ले जाएगा, वो खुद नहीं आ सकते, प्रशांत बोला। वो बीमार है, रवि का जवाब था। ठीक हो जाएं तब आकर देख जाएं। नहीं, उन्होंने अभी देखने की इच्छा जाहिर की है। ये कैसे संभव है, प्रशांत लाचार स्वर में बोला। मैं ले जाऊंगा। रवि का ये कथन प्रशांत को अच्छा नहीं लगा। ये असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं। आप राजन को मुझे दे दीजिए, मैं सकुशल उसे पापा से मिलवाकर आपके पास पहुंचा दूंगा। प्रशांत कुछ देर शांत था, फिर एकाएक उबल पड़ा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, किसी को राजन से प्रेम नहीं। साफ साफ बताइए आप लोग चाहते क्या हैं। रवि के चेहरे पर अब एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो धीरे से बोला, दीदी के पीएफ और बीमे के रुपए। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन की कमाई के थे, वो मेरी कुछ नहीं थी। तो ठीक है, राजन को हमें दे दीजिए। प्रशांत की आंखें भर आईं। क्या रुपया पैसा खून के रिश्ते से ज़्यादा अहमियत रखने लगे हैं? क्या रिश्ते नाते संस्कार सब गौण हो गए हैं? किसी तरह उसने अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखा। 5 लाख रुपए बीमे की रकम व 3 लाख रुपए का पीएफ, यही कुल जमा पूंजी जयश्री की थी। गनीमत थी कि रामानंद ने नवनिर्मित मकान में हिस्सेदारी का सवाल नहीं खड़ा किया। 2 लाख रुपए उसने लोन लिए थे। प्रशांत ने कहा, लोन? रवि चिहुका। चिहुकने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोन के रुपए किसके काम आए। प्रशांत के कथन पर वो बगले झांकने लगा, फिर बोला, गहने? वो सब आपके पास हैं, फिर भी कुछ तो होंगे ही। प्रशांत ने जयश्री के कान के टॉप्स, चूड़ी, एक सिकड़ी लाकर दे दी जो जयश्री के बदन पर मरते समय थी। 8 लाख रुपए का चेक काटकर प्रशांत ने अपने बेटे का सौदा कर लिया। उस रोज के बाद रामानंद ने भूले से भी कभी अपने नाती राजन का हाल नहीं लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।